गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीराम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इथोलॉजी। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। इथोलॉजी को हिंदी में व्यवहारिकी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इथोलॉजी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो व्यवहारिकी या इथोलॉजी क्या है? प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। प्राणी कोई भी हो सकते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, तो उनका जो बिहेवियर होता है उसकी वैज्ञानिक ढंग से स्टडी करने को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। तो ये हो गई परिभाषा या डेफिनेशन इथोलॉजी की। एक साइंटिस्ट हैं निकोटिन बर्गन, उन्होंने बताया कि व्यवहारिकी व्यवहार का जीव वैज्ञानिक अध्ययन है। तो व्यवहारिकी को लक्षणों का विज्ञान भी कहा जाता है, साइंस ऑफ कैरेक्टर। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं व्यवहारिकी की या इथोलॉजी की। अब आती है इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास। तो एरिस्टोटल जिनको अरस्तु भी कहा जाता है, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सोचा कि क्या कारण है कि जंतु एक विशेष तरह से व्यवहार करता है। शब्द इथोलॉजी को सर्वप्रथम हिलेरी ने प्रतिपादित किया। डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस बुक का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में एक पाठ नैसर्गिक प्रवृत्ति लिखा जिसमें व्यवहारिकी के बारे में लिखा। डार्विन ने एक और पुस्तक लिखी जो अधिकतर व्यवहारिकी के संबंधित बातों पर प्रकाश डालती है। पुस्तक का नाम है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड इन एनिमल्स। तो ये है उनकी बुक का नाम। डार्विन के 50 वर्ष बाद तक व्यवहारिकी पर कोई कार्य नहीं हुआ। फिर जूलियन हेक्सले इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, ऑस्कर हेनरॉथ जर्मनी, विटमैन अमेरिका ने व्यवहारिकी पर प्रकाश डाला। वह 1930 में कॉनरॉड लॉरेंस के लेख से व्यवहारिकी की नींव पड़ी। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने व्यवहारिकी से संबंधित काम किया। व्यवहारिकी विज्ञान का वास्तविक जन्म इसके बाद के वर्षों में हुआ। व्यवहारिकी जीव विज्ञान की प्रमाणित शाखा तब बनी जब 1972 में व्यवहारिकी के कार्य पर 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो 3 वैज्ञानिक कौन से थे? लॉरेंस, टिनवर्जन व फ्रिशर। इन्होंने मधुमक्खी होता है हनी बी, तो मधुमक्खी के नृत्य का अध्ययन पर ये पुरस्कार प्राप्त किए। तो हनी बी क्या करती है? अपनी दूसरी मक्खियों को कम्युनिकेशन करने के लिए एक तरह का डांस शो करती है। तो मधुमक्खी में 2 तरह के डांस पाए जाते हैं, एक होता है राउंड डांस और एक होता है टेल वैगिंग डांस। तो वो किस दिशा में हनी है या फूल वगैरह है उसका पता लगाने के लिए, मकरंद इकट्ठा करने के लिए वो अपनी दूसरी साथियों को जो मैसेज देती है वो इस डांस के थ्रू देती है। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया था? मधुमक्खी के जो डांस होता है उस पर स्टडी की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने इथोलॉजी में नवीन खोजों के द्वारा नए आयाम स्थापित किए। एरिक वॉन हॉल्स्ट, पी वेस, WR हैज और KD रोचर ने, ये साइंटिस्ट हैं सारे, तो इन्होंने प्राणियों के व्यवहार को मस्तिष्क कार्यकी से जोड़कर व्यवहारिकी के तथ्यों का विवेचन प्रस्तुत किया।
जंतु व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, व्यवहारिकी वैज्ञानिक, इथोलॉजिस्ट, प्रकृतिविद, नेचुरलिस्ट और कार्यकीविद होता है फिजियोलॉजिस्ट, अलग अलग तरीके से करते हैं। एबिन गॉस साइंटिस्ट हैं, को मानव व्यवहारिकी का स्तंभ माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले मनुष्यों के व्यवहार पर आलेख प्रस्तुत किए। वॉटसन ने मानव व्यवहार को अधिक विस्तार से समझाया तथा एक पद्धति प्रतिपादित की जिसको व्यवहारिकी या बिहेवियरिज्म कहते हैं। पावलोव और बैक्टेरियव ने सबसे पहले जंतु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कार्यकी के संदर्भ में किया। तो ये अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इथोलॉजी के संबंध में अपना क्या क्या योगदान दिया। तो ये हो गई हिस्ट्री इथोलॉजी की। अब नेक्स्ट आता है इथोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है? मनोविज्ञान। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जंतु व्यवहारिकी के बारे में वैज्ञानिकों के दो समूह थे। एक समूह में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक शामिल थे। और मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? J.B. वॉटसन, जिन्होंने एक पुस्तक व्यवहारिकीय बिहेवियरिज्म लिखी। यह पुस्तक 1924 में प्रकाशित हुई और इसे प्रायोगिक व्यवहारिकी का प्रारंभ बिंदु मानते हैं। दूसरे समूह में यूरोप के वैज्ञानिक थे, जिसमें कॉनराड लॉरेंज थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। वह जर्मनी में कार्य कर रहे थे। बाद में निकोटिन बर्गन उनके साथ हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई वैज्ञानिक इस समूह में शामिल हो गए और अपने को व्यवहारिकी वैज्ञानिक कहने लगे। इन्होंने व्यवहारिकी की परिभाषा दी और इनके अनुसार व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही व्यवहारिकी है। ये बात हमने इंट्रोडक्शन में भी देखी थी, पढ़ी थी। व्यवहारिकी वैज्ञानिकों ने और मनोवैज्ञानिकों ने अपने विषय का अध्ययन विपरीत सिरों से आरंभ किया, यानी कि वो अपना अध्ययन अलग अलग तरीके से करते हैं। व्यवहारिकी वैज्ञानिकों ने कई जंतुओं का प्राकृतिक स्थिति में अध्ययन किया। प्राकृतिक स्थिति कौन सी होती है? मतलब जहाँ पर वो जीव जंतु रहते हैं वहीं पर जाकर उनका अध्ययन किया। इन्होंने छिपकर इनका अध्ययन मैदान में किया। जैसे जंगलों में शेर वगैरह पाए जाते हैं तो वो छिपकर शेरों का एक्टिविटी देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इन्होंने कीटों, मछलियों, पक्षियों आदि के व्यवहार का प्राकृतिक अवस्था में अध्ययन किया। सबसे अधिक अध्ययन प्रजनन व्यवहार पर किया। प्रजनन होता है रिप्रोडक्शन करने का व्यवहार, तो उस पर सबसे ज़्यादा स्टडी की गई। व्यवहारिकी विज्ञान का प्रारंभ टिनबर्गन की पुस्तक नैसर्गिक प्रवृत्ति का अध्ययन द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट से हुआ। इस विज्ञान की शाखा में व्यवहारिकी वैज्ञानिक उद्दीपनों द्वारा जंतुओं में परिवर्तन कैसे होता है और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं आदि का अध्ययन करते हैं। जंतुओं में अधिगम कैसे होता है? अधिगम क्या चीज़ होता है? सीखना, लर्निंग करना किसी चीज़ को में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिकों की अधिक रुचि जंतुओं में व्यवहार किस प्रकार होता है में होती है। वे इस बात में रुचि नहीं रखते कि जंतु प्राकृतिक स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। वे अध्ययन के समय मनोवैज्ञानिक अध्ययन के समय स्वयं तो बाहर बैठते हैं और जंतु को किसी बक्से में बंद रखते हैं। उसके बाद उत्प्रेरण द्वारा जंतुओं में क्या क्रिया होती है इसका वो अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक बहुत कम जंतुओं पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकालते हैं। प्रारंभ में दोनों समूह कौन से? एक तो इथोलॉजिस्ट का और दूसरा साइकोलॉजिस्ट का, वो दोनों अलग अलग कार्य करते रहे, लेकिन बाद में दोनों ने इकट्ठे रूप में कार्य किया या अध्ययन किया। आजकल व्यवहारिकी वैज्ञानिकों के साथ मनोवैज्ञानिक, कार्यकी वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक आदि भी जंतुओं का प्राकृतिक अवस्था में अध्ययन करना पसंद करते हैं।
जो कि व्यवहारिकी का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य है। तो व्यवहारिकी में क्या होता है, जंतुओं को प्राकृतिक स्थिति में ही अध्ययन किया जाता है। ये होगी इथोलॉजी और साइकोलॉजी की बात। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग स्वभाव और आचरण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यही होता है जब भी हम बिहेवियर किसी, जैसे हम किसी की बात करते हैं कि दैट पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन है, समवन ABCD कोई भी है, उसका बिहेवियर ऐसा है, ए का ऐसा है, बी का ऐसा है, सी का ऐसा है, डी का ऐसा है, तो वो क्या होता है, अगर हम उनके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं इथोलॉजी। तो उसको इथोलॉजी के अंदर काउंट किया जाता है, गिना जाता है। तो उसी तरह से जंतुओं पर भी अध्ययन किया जाता है। तो जंतु का स्वभाव और आचरण यानी उनका व्यवहार सीधे वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण के सभी घटक जैसे जल, वायु, नमी, भोजन, ताप और अन्य जंतुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति जंतु के व्यवहार को प्रभावित करती है। अतः किसी भी जंतु के व्यवहार का ये अध्ययन उसके प्राकृतिक वातावरण में करते हैं। किसी भी जंतु को कोई उद्दीपन दिया जाता है, उद्दीपन क्या होता है, बाहर से कुछ उद्दीपन करना, स्टिमुलेशन देना, तो वह उस उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। किसी जंतु द्वारा उद्दीपन के प्रति की गई प्रतिक्रिया को ही व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बाह्य वातावरण और जंतु के आंतरिक संवेदनाओं की प्रतिक्रिया के कारण होती हैं। अतः व्यवहार का निकट संबंध परिस्थितिकी, जंतु की कार्यकी और अंतःस्राविका से होता है। तो ये क्या होता है, इन सब से कोरिलेट है, संबंधित है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी या व्यवहारिकी की अवधारणा। सबसे पहले आता है बिहेवियर एंड स्टिमुलस। बिहेवियर होता है व्यवहार और स्टिमुलेशन होता है उद्दीपन। तो जंतुओं में व्यवहार उद्दीपनों व अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। उद्दीपन जो उसको स्टिमुलेशन दिए जाते हैं उस पर, और अभिप्रेरणा होता है भी उनको मोटिवेट करना, तो उस पर उनका व्यवहार डिपेंड करता है। उद्दीपन व अभिप्रेरणा व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, तो देखते हैं उसको। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं चिन्ह उद्दीपन या साइन स्टिमुलस। वे सरल उद्दीपन जो स्थायी क्रिया की अभिव्यक्ति को प्रेरित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चिन्ह उद्दीपन। जंतुओं में ऐसे कई उदाहरण पाए जाते हैं जो चिन्ह उद्दीपनों द्वारा जंतु के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। हैरिंग घोमरों, ये क्या है, हैरिंग घोमर पक्षी होते हैं एक तरह के, उनका नाम है। तो हैरिंग गर्ल्स बोलते हैं, इनमें माता पिता शिशुओं को भोजन तब ही कराते हैं जब शिशु चोंच पर स्थित लाल रंग के धब्बे को थपथपाते हैं। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि गत्तों से बनी कई प्रारूपों की चोंच पर अलग अलग रंगों के निशान लगाए गए। वह जब इन प्रारूपों की शिशुओं को सामने रखा गया तो सबसे ज्यादा लाल धब्बे वाले चोंच को थपथपाया गया। देखिए एक पक्षी होता है, कौन सा, क्या नाम है उसका, हैरिंग गर्ल्स। तो उसमें क्या है कि उनके जो मदर फादर होते हैं वो अपने शिशु को भोजन तभी देते हैं जब शिशु उनकी चोंच पर बने रेड कलर के धब्बे को थपथपाते हैं, यानी कि उसको प्रेशराइज करते हैं। तो क्या हुआ, प्रयोग के दौरान गत्ते से बनाए गए सैंपल बना लिए गत्ते से, तो उनका क्या हुआ कि चोंच पर अलग अलग रंग के निशान बना दिए। ठीक है, उन सैंपल पर अलग अलग रंग के निशान बना दिए। तो जो शिशु थे उन्होंने क्या किया, केवल जो रेड कलर के धब्बे थे उन पर सबसे ज़्यादा बार प्रेशर दिया। क्यों, क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं इस बात के,
उनकी आदत होती है रेड कलर के धब्बे पर ही थपथपाना, तो वो उनका ये बिहेवियर चलता है। तो ये उनका बिहेवियर हो गया एक तरह से पक्षियों का। नेक्स्ट आता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन स्टिम्युल्स। एक प्रयोग द्वारा देखा गया कि हैरिंग घूमर, वही जो पिछली वाली थ्योरी में पढ़ा था हमने, वह ग्रे लैग गूज पक्षियों के अंडों के साथ जब अन्य जाति के प्राणी के बड़े आकार के अंडे रख दिए जाते हैं तो ये पक्षी अपने स्वयं के छोटे अंडों को छोड़कर नए बड़े रखे अंडों को इनक्यूबेशन या ऊष्मायन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार के उद्दीपन को अधिसामान्य या सुपर नॉर्मल उद्दीपन कहते हैं। इसी प्रकार का उद्दीपन का उदाहरण हैरिंग के शिशुओं में भी देखने को मिलता है। जब इन शिशुओं के सामने वास्तविक स्वरूप के समान चोंच के प्रारूप, जो कि लाल रंग की 3 सफ़ेद धारियों सहित होती हैं, को ले जाते हैं तो देखा जाता है शिशु इस कृत्रिम चोंच को अधिक बार थपथपाते हैं। तो ये हो गया उनका अधिसामान्य उद्दीपन। थर्ड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा। तो जंतुओं में कई ऐसे व्यवहार पाए जाते हैं जो सहज या जन्मजात होते हैं। जन्मजात कौन से होते हैं? जो जन्म से प्राप्त होती हैं। ये व्यवहार जाति विशेष व रूढ़ प्रकार का व समन्वित प्रेरक क्रियाओं का क्रम होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार जंतु बिना किसी पूर्व अनुभव या ज्ञान के स्वतः ही करते हैं। कीटों में सामाजिक संगठन वही सोशल बिहेवियर उनका, मकड़ी द्वारा जाले का बुनना और पक्षियों में घोंसला बनाना आदि सहज व्यवहार के उदाहरण हैं। तो मतलब जो चीज़ें उनको बर्थ के टाइम से ही मिलती हैं, जन्मजात मिलती हैं। सहज व्यवहार का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रे लैग्यूज में देखा जा सकता है। ये पक्षी मैदानों में उथले घोंसलों का निर्माण करते हैं। जब अंडे घोंसले से बाहर गिर जाते हैं तो ये इन्हें एक विशिष्ट क्रम में फिर से घोंसले में लुढ़का लेते हैं। पक्षी बाहर लुढ़के अंडों को देखता है, उसके बाद कुछ ऊंचा होकर वह इन्हें चोंच से छूने की कोशिश करता है और अंत में इन पर अपनी चोंच स्थापित कर अंडों को घोंसले में लाने के लिए बार बार लयबद्ध तरीके से निश्चित क्रम में अपनी गर्दन घुमाता है। तो ये उसका एक व्यवहार हो गया। फोर्थ है डेवलपमेंट एंड कॉसेशन। इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्धन और कॉसेशन को कॉसेशन ही। तो व्यवहारिकी वैज्ञानिक व्यवहारिकी में परिवर्तन व कॉसेशन के अध्ययन में भी रुचि रखते हैं। कॉसेशन का सबसे अच्छा उदाहरण पक्षियों में देखने को मिलता है। अगर एक पक्षी को उसके घोंसले में दूसरे पक्षी के अंडे के साथ रखें तो वह ऊष्मायन नहीं करेंगे। उसे नर से अनुरंजन करने में कई दिन लग जाते हैं व उसके बाद वह ऊष्मायन करना प्रारंभ करते हैं। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि नर और मादा के अंडाशय को अंड उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए भी उत्प्रेरित करता है। यह देखा गया है कि मादा पक्षी को यह हार्मोन दिया जाए तो वह उन अंडों का भी ऊष्मायन करेगी जिसे उसने दिया ही नहीं है, यानी किसी और के अंडों का भी वो हीटिंग दे देगी। इस प्रयोग ने ऊष्मायन के कारण को बताया। साथ ही इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मादा में हार्मोन की स्थिति ठीक रहे तो उसके लिए उसका नर के साथ कोर्टशिप आवश्यक है, यानी कि हार्मोन्स को सही बनाए रखने के लिए उनकी मीटिंग होना ज़रूरी है। फिर आता है लैंगिक व्यवहार सेक्सुअल बिहेवियर। तो लैंगिक प्रजनन में मोचक होता है रिलीज,
अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये जंतु के सामान्य व्यवहार में बहुत अधिक परिवर्तन करते हैं, विशेषकर लैंगिक व्यवहार में। लैंगिक व्यवहार के दौरान जंतु बहुत अधिक आक्रामक हो जाते हैं और उनका व्यवहार बदल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मक्खियों में अनुरंजन होता है, कोर्टशिप के दौरान देखने को मिलता है। प्रजनन काल में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स मक्खियाँ, वो आक्रामक हो जाती हैं और जो भी दूसरी मक्खी उसके पास आती है उसे खा जाती है। जब नर उसके पास आता है तो वह एक विशेष प्रकार का संकेत देती है जो कि जाति विशेष का विशेष होता है, मतलब प्रत्येक जाति का अपना एक विशेष संकेत होता है। यह संकेत उद्दीपन के समान काम करता है और मादा के परभक्षी व्यवहार को लैंगिक व्यवहार में परिवर्तित कर देता है। मैथुन के बाद मादा का व्यवहार बदल जाता है और वह आक्रामक हो जाती है और फिर वो नर को खा जाती है। इसी प्रकार का व्यवहार 3 शूकों वाली स्टिकलबैक में देखने को मिलता है। स्टिकलबैक क्या चीज़ है? फिश होती है एक तरह की स्टिकलबैक। फिश है। तो स्टिकलबैक क्या करती है? अगर उसका मेल उसके क्षेत्र में आता है तो वह सिर नीचे की ओर कर भय प्रदर्शन करता है। जब लैंगिक परिपक्व मादा उसके पास आती है तो वह जिगजैग डांस करता है। जब फीमेल अंडे दे देती है तो नर को घोंसले के पास फ्रेनिंग करते हुए देखा जा सकता है। तो इस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन रीसिस मंकी में किया गया है। इसके जीवन काल में व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। जो फीमेल रीसिस मंकी है और उसके शिशु के मध्य संबंध अलग अलग समय अलग अलग होता है। तो लैक्टेशन दुग्ध स्त्रवण के समय माता शिशु के प्रति सुरक्षात्मक होती है और उसके आसपास रहती है, और जब उसका शिशु कुछ बड़ा हो जाता है तो उसको स्वतंत्र रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये बिहेवियर हो गया किसका? लैंगिक व्यवहार हो गया जीवों का, जंतुओं का। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर एंड इट्स फंक्शन, व्यवहार का विकास और कार्य। तो व्यवहारिकी में व्यवहार का विकास और अनुकूलता विशेष या उनके कार्य अलग अलग क्षेत्र हैं। व्यवहार के विकास का अध्ययन कठिन कार्य है क्योंकि व्यवहारिकी किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं छोड़ती। जीवाश्म क्या चीज़ होती है? फॉसिल्स, पुराने अवशेष, उनका अध्ययन करना, तो वो जीवाश्म है। तो व्यवहार के विकास का अध्ययन सामान्यतः पास की प्रजातियों की तुलना करके ही किया जाता है, यानी कि जो हमारे लिविंग जीव हैं आसपास, उनकी स्टडी करके ही हम इथोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास कुछ पुराने या क्या कह सकते हैं जो फॉसिल जीवाश्म वगैरह वो नहीं है। मधुमक्खियों में सामाजिक व्यवहार का विकास किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन करना कठिन कार्य है। वॉन फ्रिश वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मधुमक्खियों की कई प्रजातियों का व्यवहार का अध्ययन करने के बाद यह बताया कि किस प्रकार एकल प्रजाति से सामाजिक संरचना छत्ते का विकास हुआ। मधुमक्खी में पाए जाते हैं ना, क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं जिनको मेल बोलते हैं, और वर्कर्स होते हैं, तो ये उसका सामाजिक संगठन ही है। लेकिन उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये साइंटिस्ट हैं जो वॉन फ्रिश, उन्होंने बताया कि एकल प्रजाति होता भी एक ही जाति से बाद में वो सामाजिक संगठन बना। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी एकल प्रजाति है, वह अपने अंडे एक सेल में रखती है। शिशु बाहर निकलते हैं। जब माता छत्ते को छोड़ जाती है तो दूसरे प्रजाति में माता जब छत्ते में होती है, शिशु अंडों से बाहर निकल आते हैं। अब बम्बल बीज में माता की तुलना में पहले शिशु छोटे होते हैं और कम प्रजनन योग्य होते हैं, और ये कुछ ही शिशु को जन्म देती हैं और माता को बच्चों की देखरेख में सहायता करते हैं। मधुमक्खियाँ
सिर्फ रानी ही अंडे देती है और अन्य पुत्रियां उसकी मजदूर हो जाती हैं, क्योंकि वो रानी से तो बने थे, वर्कर्स थे जो, या ड्रोन्स वगैरह थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार एकल जीवन से सामाजिक जीवन के व्यवहार का विकास मधुमक्खियों में हुआ। तो क्वीन थी, उसने अंडे दिए, उसमें से वर्कर्स बन गए, तो लेकिन है तो वो उसकी संतान, डॉटर्स ही हैं। तो ये क्या है, एक से काफ़ी सारे उसके संगठन बन गया, सामाजिक संगठन बन गया। फिर आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरण। तो किसी भी जंतु में मोचक के प्रति अनुक्रिया उसके मूड पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर जंतु ने भोजन पर्याप्त मात्रा में कर लिया है तो भोजन उसके आहार व्यवहार को उत्तेजित नहीं करेगा, अर्थात जंतु भूख व संतृप्त स्थिति में भोजन के प्रति अपनी दशा के अनुसार अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। भूख होता है जब भूख लगी, और संतृप्ति जब उसकी भूख शांत हो जाती है। इसी प्रकार लैंगिक व्यवहार में भी जंतु इच्छा नहीं होने पर वह अपने साथी के चाहने पर भी लैंगिक व्यवहार के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये भी उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है। अगर किसी जंतु की मानसिक दशा या किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के लिए उसकी तत्परता क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा जंतु में मुख्यतः उसकी आंतरिक कार्य की अवस्था पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए पक्षियों में लैंगिक व्यवहार में बसंत ऋतु में वृद्धि हो जाती है, और यह वृद्धि दिन बड़े होने के कारण होती है। दिन बड़े होने के कारण उनके जनन अंग बड़े हो जाते हैं। प्रकाश जो आँखों के द्वारा प्रवेश करता है मस्तिष्क को उत्प्रेरित करता है, फिर मस्तिष्क पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, और यह हार्मोन जनन अंगों को लिंग हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है और लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो हो गया ना सारा एक दूसरे पे डिपेंड। दिन बड़े होंगे, जनन अंग बढ़ गए। फिर क्या है, प्रकाश के द्वारा जो प्रकाश है वो आँखों से कहाँ चला गया, मस्तिष्क में। मस्तिष्क उत्प्रेरित हुआ तो मस्तिष्क क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करेगा। फिर ये हार्मोन जनन अंगों को लिंग हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा, और जिससे लैंगिक व्यवहार का प्रदर्शन होता है। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर चलती रहती है। तो मतलब क्या है, व्यवहार को अभिप्रेरणा या मोटिवेशन भी प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार स्टिकलबैक मछली में अनुरंजन व संगम यानी कोर्टशिप और मेटिंग बसंत ऋतु में होता है, जब वातावरण और कार्य की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और मादा मछली परिपक्व अवस्था में होती है। तो ये क्या है, व्यवहारिकी के लिए या उसके व्यवहार के लिए मोटिवेशन किस तरह से काम आता है। फिर नेक्स्ट आ जाती है लर्निंग। लर्निंग क्या चीज़ होती है, अधिगम, हिंदी में इसको अधिगम कहते हैं। तो लर्निंग होता है किसी चीज़ को सीखना। अनुभव के अनुसार जंतु के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तनों के ज्ञान को अर्जित करने को अधिगम कहते हैं। जंतु द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए व्यवहार को लर्न्ड या अधिगमित व्यवहार कहते हैं। यह अधिगमित व्यवहार वह अपने जीवन में अनुभवों से प्राप्त करता है, यानी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अधिगम की सबसे बड़ी विशेषता उसमें लचीलेपन का पाया जाना है। अधिगमित व्यवहार एक से दूसरे जंतु में अलग होता है। वह अधिगमित व्यवहार वातावरण के साथ रूपांतरित भी होता है। रूपांतरित यानी कि उसका रूप भी अलग अलग होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप जंतु कई अनुभवों से लाभदायक तथ्य सीखता है और पुरानी परिस्थितियों की तुलना में अधिक विश्वास के साथ जीवन का निर्वाह करता है। यानी कि जो उसका पहले वाला एक्सपीरियंस है उससे वो नई चीज़ें सीखेगा और आने वाले जीवन में नए कार्य को उससे अच्छे ढंग से करेगा, प्रोग्रेस होगी उसके कार्य में। तो विभिन्न जातियों के जंतुओं में अधिगम की क्षमता अलग अलग होती है।
अब आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको 5 भागों में या 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहले हैबिचुएशन, हिंदी में कहते हैं स्वभावीकरण। एसोसिएटिव लर्निंग, सहबंधित अधिगम। इम्प्रिंटिंग होता है अध्ययन। एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, अन्वेषण अधिगम। और इनसाइट लर्निंग होता है अंतर्दृष्टि अधिगम। स्वाभाविकरण यानी कि स्वभाव है जो उसका उसके आधार पर, हैबिट्स जो होती हैं उसके आधार पर। संबंधित होता है सह संबंधित, एसोसिएट मतलब एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार को जोड़ लिया। अध्ययन करना यानी कि जो उसने अपना अध्ययन किया है, पीछे जो काम किया है उसको मूल्यांकन करना उसका एक तरह से। फिर आता है अन्वेषण यानी कि खोज करना किसी चीज़ की, उससे सीखना। फिर आते हैं अंतर्दृष्टि, अपने अंदर की जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा सीखना। तो ये लर्निंग के अलग अलग प्रकार हैं। अब है लर्निंग के कुछ एग्जाम्पल्स। तो अधिगम की क्षमता सभी जंतुओं में पाई जाती है। तो सभी जंतु कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसके कई अच्छे उदाहरण हैं, तो उन उदाहरणों को हम देखते हैं। तो अधिगम करने का एक उदाहरण टोड में देखा जा सकता है। टोड क्या चीज़ होती है, मेंढक वगैरह आते हैं, जिसमें यह अपनी आदत के अनुसार झपट कर सभी प्रकार की भोज्य सामग्री को ग्रहण करते हैं। यदि इन्हें मिलीपीड भोजन के रूप में दिया जाए तो यह आदत के अनुसार उस पर झपटता है, लेकिन मिलीपीड अपनी रक्षा के लिए एक तेज गंध युक्त हानिकारक स्रावित करता है, जिसके कारण टोड इसे मुख से बाहर निकाल देता है। मिलीपीड भी एक छोटा सा एनिमल होता है, जीव होता है। अगर टोड भूखा हो वह उसे भोजन के रूप में किसी भी प्रकार का मिलीपीड खाने को दिया जाए तो वह इसे भोजन के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसने अपने अनुभव से हानिकारक वस्तु को ग्रहण नहीं करना सीख लिया है। तो ये हो गया उदाहरण किसका, टोड का। उसने किस तरह से सीखा अपने अनुभव के आधार पर। टोड है, मेंढक है, वो क्या है, किसी भी चीज़ को झपट कर खाने की कोशिश करता है। आपने नॉर्मली देखा होगा फ्रॉग को। तो मिलीपीड क्या होता है, एक छोटा सा जीव है। तो अगर मिलीपीड को उसके सामने रखते हैं तो मिलीपीड अपनी रक्षा के लिए उसमें एक लक्षण पाया जाता है कि वो तेज गंध वाला पदार्थ निकालता है, जिससे क्या है कि टोड फटाफट उसको मुंह से बाहर निकाल देता है और वो मिलीपीड की सुरक्षा भी हो जाती है। तो फिर क्या है कि अगर टोड या वो फ्रॉग कितना भी भूखा है तो मिलीपीड उसके सामने रखा जाए तो भी वो उसको नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बार उसको टेस्ट करके देख लिया कि ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मेरे लिए हानिकारक है, तो वो उसका यूज़ नहीं करता। और ये चीज़ उसने कैसे सीखी, अपने अनुभव से। तो ये है उसका अधिगम। एक और उदाहरण है, जो टापुओं में रहने वाले जापानी मकाका हैं उनमें देखने को अधिगम का एक स्पष्ट उदाहरण मिलता है। शिशु मकाका शकरंद को जल में एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ऊपर लगी मिट्टी को साफ कर खाने की आदत सिखाने पर सीख लेता है। साथ ही कुछ ही वर्षों में यह आदत समूह के 90% वानर सीख लेते हैं। मकाका बंदर हैं। इसी प्रकार अन्य शिशु वानर को अनाज पर लगी मिट्टी जल में धोकर खाने की आदत सिखाई गई है। तो स्वयं न तो उसे अधिगम कर लिया, पर दल के अन्य सदस्यों ने कुछ ही समय में शिशु वानर को ऐसा करते देखा, स्वयं भी यह तरीका सीख लिया। तो क्या है, तो मतलब उनको जो व्यवहार सिखाया जाता है वो सीख लेते हैं। अगर उनके बच्चों को सिखाया जाता है तो वो आगे की आगे ये क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार अधिगम का उदाहरण शेरों के शावक होते कब्स जो उनके बच्चे हैं में देखने को मिलता है। शावक जन्म के समय अत्यंत असहाय होते हैं। असहाय क्या होते हैं, मतलब पूरी तरह से अपनी मदर पर डिपेंड होते हैं और माता के संरक्षण व भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये अपने जनकों और अन्य सदस्यों की गतिविधियों को लगातार ध्यानपूर्वक देखते हैं और कुछ ही महीनों में ये अपना पहले परंतु छोटे जंतु का शिकार करने में सफल हो जाते हैं।
2 वर्ष तक की आयु में ये बड़े जंतुओं जैसे हिरन, भैंसा आदि का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। आयु के साथ साथ ही इनमें शिकार करने की विधि में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो पहले उसे कुछ नहीं आता जन्म के समय, वो एक तरह से डरपोक होते हैं और अपने भोजन वगैरह के लिए अपनी मदर पर डिपेंड होते हैं, भोजन के लिए भी और अपनी रक्षा के लिए भी। लेकिन वो जैसे जैसे देखते हैं अपने मदर फादर को करते हुए कि वो कैसे शिकार करते हैं, कैसे भोजन इकट्ठा करते हैं, तो फिर उनमें भी वो गुण आता जाता है और वो इसी बात को सीखते जाते हैं। तो ये क्या है, उनका अधिगम है, एक सीखने का तरीका है, वो एक्सपीरियंस अनुभव से सीखते हैं। अकेला मनुष्य ही नहीं सीखता, इसके अलावा दूसरे एनिमल्स भी अपने अनुभव से सीखते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, लर्निंग। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक इथोलॉजी यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।